इस कहानी के पिछले एपिसोड को आप हमारे चैनल पे विजिट करके सुन सकते हैं। नील कहता है, भाई अब बता भी दो कि वो इतना भाव खा रहे हो, हलवा खाकर पेट नहीं भरा क्या? विवेक कहता है, मुझे पूरा यकीन है भाई, भाभी ने बनाया है तो टेस्टी ही बना होगा। सबकी बात सुनने के बाद अबीर अपना चेहरा देवांशी की तरफ करता है। देवांशी चाहे मुंह से कुछ नहीं बोल रही हो, लेकिन उसके चेहरे को देखकर साफ पता चल रहा था कि वो भी ये जानना चाहती है कि हलवा कैसा बना है। सभी कहना कहने और देवांशी का वो चेहरा देखने के बाद अभीर अपनी सारी हिम्मत जुटाते हुए कहता है, अच्छा है। ये बात सिर्फ अभीर ही जानता था कि उसने इन शब्दों को कहने के लिए कितनी हिम्मत लगाई है, लेकिन अभीर को ये दो शब्द ही बहुत मायने रखते थे। अभीर ने सिर्फ दो ही शब्द कहे थे, लेकिन इन दो शब्दों को सुनकर ही देवांशी के चेहरे पर एक बहुत बड़ी स्माइल आ गई थी। वो तो बस इस बात से खुश थी कि आज पहली बार अभीर ने उसकी खाने की तारीफ की है, वरना वो तो हमेशा उसे डांटता ही रहता था। उसके बाद वो सभी भी इसी तरह हंसी मजाक करते हुए ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। ब्रेकफास्ट खत्म करने के बाद अबीर अपनी चेयर से खड़ा होकर वापस अपने रूम में चला जाता है। आज कॉलेज की छुट्टी होने के कारण नील और विवेक भी घर पर ही मौजूद थे। सभी लोग एक साथ गार्डन में बैठे हुए बात कर रहे थे। अबीर और रुद्र विला में ही मौजूद थे, लेकिन देवांशी हमेशा की तरह ही शांत थी। देवांशी सिर्फ अबीर के सामने ही ज्यादा बोलती थी। अब इसका कारण तो सिर्फ देवांशी ही जानती थी। देवांशी को इतना शांत देख विवेक कहता है, भाभी आपको क्या हुआ? आप इतनी शांत क्यों हैं? विवेक के पूछने पर देवांशी खोए हुए कहती है, हमें लगता है वो हमसे नाराज है। देवांशी की बात सुन विवेक क्यूरियोसिटी से पूछता है, और ये वो कौन है? भाभी वो वही है जिससे हमारी शादी हुई है। देवांशी कहती है। देवांशी और विवेक की बातचीत में अब तक आयशा और नील का भी ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। विवेक एक स्माइल के साथ कहता है, तो भाभी ऐसा बोलिए ना कि अबीर भाई आपसे नाराज है, पर आप फिक्र मत कीजिए, मैं हूं ना। अबीर का नाम सुनकर देवांशी अपने सेंस में आती है। वो अपना सर इधर उधर करके देखती है तो नील, विवेक और आयशा उसे ही एक टीजिंग स्माइल के साथ देख रहे थे। अपनी तरफ सभी को ऐसे देखता देख देवांशी अपना सर इधर उधर करने लगती है। नील कहता है, तो कोई किसी से नाराज है तो कोई उन्हें मनाना चाहता है। नील के कहने पर देवांशी जल्दी से अपना सर ना में हिलाती है। फिर वो अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहती है, हाँ। देवांशी के हाँ करने पर आयशा पूछती है, भाभी तो इसका मतलब आपको अबीर के नाराज होने पर बुरा लग रहा है? देवांशी अपना सर ना में हिलाते हुए कहती है, नहीं। वो काकी कहती थी कि एक पत्नी को हमेशा पति को खुश रखना चाहिए और उनकी सारी बातें माननी चाहिए। देवांशी के मुंह से काकी के बारे में सुनकर आयशा पूछती है, भाभी ये काकी कौन है? आपने पहले तो इनके बारे में कभी नहीं बताया। क्या ये आपकी कोई रिलेटिव है? नहीं, हम जहाँ पहले रहते थे ना, काकी वहाँ काम करती थी। वो हमसे अच्छे से बात करती थी और हमारी केयर भी करती थी। देवांशी कहती है। आयशा कुछ सोचते हुए पूछती है, वैसे भाभी आप पहले कहाँ रहती थी? लेकिन इस बार देवांशी कोई जवाब नहीं देती। विवेक आयशा और देवांशी की बातों को बीच में रोकते हुए कहता है, आप दोनों भी ना किन बातों में लग गए? हमें तो पहले देवांशी भाभी की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। आयशा कहती है, हाँ, मैं तो ये भूल ही गई थी। विवेक तुम्हारे पास कोई आइडिया है? विवेक जल्दी से भाग कर जाता है और गार्डन में ही लगे गुलाब के पौधों में से एक गुलाब का फूल तोड़कर ला पकड़ाते हुए कहता है, भाभी आप ये गुलाब का फूल लीजिए, आपको जाकर ये फूल भाई को देना है, बाकी तब वो अपने आप समझ जाएंगे। तो अब जाइए। कुछ समय बाद देवांशी बला के अंदर लिविंग हॉल में खड़ी थी। आयशा, विवेक, नील पिलर के पीछे छिपे हुए थे। वो तीनों इशारों में ही देवांशी को अबीर को फूल देने के लिए मोटिवेट कर रहे थे। वही देवांशी की तो घबराहट के मारे हालत ही खराब हो रही थी। कुछ समय बाद उन्हें अबीर सामने से आता हुआ दिखाई देता है। हालत ही खराब हो रही थी। कुछ समय बाद उन्हें अबीर सामने से आता हुआ दिखाई देता है। अबीर के हर कदम के साथ देवांशी की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। पिलर के पीछे छिपे हुए आयशा, नील और विवेक भी खुश थे कि उनका प्लान कामयाब होने वाला है। लेकिन ऐसा कुछ हो पाता उससे पहले ही उनके प्लान के बीच रुद्र की एंट्री होती है। रुद्र अबीर को अपने साथ ले जाता है, जिसे अबीर देवांशी को नहीं देख पाता और रुद्र के साथ चला जाता है। पिलर के पीछे छिपे हुए विवेक आयशा से कहता है, भाभी कि आप रुद्र भाई को कहीं बात कर नहीं रख सकती? देखो ना कितनी बढ़िया प्लान खराब कर दिया। अभी देवांशी भाभी अबीर भाई को गुलाब का फूल देती, पर नहीं, रुद्र भाई के होते हुए ऐसा थोड़ी हो सकता है। विवेक, बात तो तुम सही कह रहे हो, मुझे भी लगता है मुझे रुद्र को पकड़ के रखना होगा। आयशा कहती है, इन सभी बातों को छोड़ो, पहले देवांशी भाभी के पास चलते हैं, बेचारी कैसे गुलाब का फूल पकड़े खड़ी है। नील कहता है, अरे हाँ चलो, पहले देवांशी भाभी को होश में लाते हैं, नहीं तो मुझे लगता है वो दिन भर ऐसे ही खड़ी रहेंगी।
विवेक कहता है। वो तीनों जाकर दीवानसी के सामने खड़े हो जाते हैं। दीवानसी अभी भी अपनी आंखें बंद किए हाथों में फूल पकड़े खड़ी हुई थी। इस समय दीवानसी बहुत प्यारी लग रही थी कि विवेक दीवानसी को हिलाते हुए कहता है, भाभी अपनी आंखें खोलो, अबीर भाई तो कब के जा चुके हैं, बस आप ही खड़ी हो। विवेक के हिलाने पर दीवानसी अपनी आंखें खोलकर अपने सामने खड़े 3 लोगों को देखती है। दीवानसी अपना चेहरा इधर उधर घुमाकर अबीर को देखते हुए कहती है, क्या वो सच में चले गए? लेकिन वो कहाँ गए? नील अपना सर नामे हिलाते हुए कह रहा है, इसीलिए कहते हैं हर काम हमेशा आंखें खोलकर करना चाहिए। अभीर भाई तो कितनी देर पहले ही यहाँ से जा चुके हैं, बस आप ही हाथ में फूल लिए खड़ी हो। क्या वो यहाँ से चले गए? उन्होंने हमारी तरफ देखा भी नहीं। ये कहते हुए दीवानसी का चेहरा उदास हो गया था। दीवानसी को उदास होते देख विवेक जल्दी से कहता है, नहीं भाभी, वो क्या हुआ? अभीर भाई आपको देख पाते उससे पहले ही रुद्र भाई बीच में आ गए और सारा प्लान बर्बाद हो गया। विवेक की बात सुनने के बाद दीवानसी उदास चेहरे से कहती है, तो फिर हम अब क्या करें? वो तो यहाँ से चले गए ना। विवेक एक स्माइल के साथ कहता है, भाभी उसकी चिंता आप मत कीजिए, मेरे पास दूसरा प्लान भी है और ये पहले वाले से भी बेहतर है। अब ऐसा भाभी, आप रुद्र भाई को दूर रखना, पता चले वो पहले की तरह सारा प्लान खराब कर दे। उसके बाद विवेक सभी को अपना प्लान बताता है। विवेक का प्लान सुनकर सभी अपना सर हाँ में हिलाते हैं। कुछ समय बाद दीवानसी विला की बैक साइड में गार्डन में खड़ी हुई थी। दीवानसी ने अपने हाथों में फूल पकड़ा हुआ था जिसे उसने अपने पीछे छिपाया हुआ था। उनके ऊपर ही नील हाथों में गुलाब की पंखुड़ियों से भरी हुई टोकरी लेकर खड़ा था। कुछ समय में विवेक उन्हें ब्लूटूथ पर इंस्ट्रक्शन देता है, भाई भाभी आपकी तरफ आ रहे हैं, तो प्लीज पिछली बार की तरह अपनी आंखें मत बंद करना। कुछ ही समय बाद अबीर चलते हुए दीवानसी के पास आ जाता है। अबीर आकर दीवानसी के सामने खड़ा हो जाता है। अबीर को देखकर दीवानसी की घबराहट बढ़ती जा रही थी। विवेक ब्लूटूथ से नील को फूल गिराने को कहता है। अबीर भी दीवानसी से कुछ कहने ही वाला था, तभी वहां तेज हवाएं चलने लगती है जिनके कारण सभी फूल दीवानसी और अबीर पर गिरने के बजाय उड़ जाते हैं। अबीर इतनी तेज हवाओं को देख तुरंत दीवानसी का हाथ पकड़ उसे घर के अंदर ले जाते हुए कहता है, लगता है मौसम खराब होने वाला है, चलो घर के अंदर चलो, बाहर रुकना ठीक नहीं है। अबीर के हाथ पकड़ने के कारण दीवानसी के हाथ में पकड़ा हुआ गुलाब वहीं नीचे गिर जाता है और दीवानसी अबीर से कुछ कह भी नहीं पाती। इतनी तेज हवाओं को चलता देख विवेक अपना सर पीटते हुए कहता है, इन हवाओं को भी अभी चलना था क्या? मेरा प्लान बस कामयाब होने ही वाला था, लेकिन इन हवाओं ने सारा काम खराब कर दिया। अपने 2 प्लान खराब होने के बाद भी विवेक हार नहीं मानता। दीवानसी की मदद के लिए और प्लान बनाता है, लेकिन हर बार कुछ न कुछ कारण से उसका प्लान खराब हो रहा था। तीसरी बार अबीर आया ही नहीं। चौथी बार जब दीवानसी अबीर से बात करने वाली थी, तभी किसी ने गलती से फायर अलार्म चालू कर दिया था। बाद में पता चला ये भी रुद्र ने ही किया था, जिसकी वजह से उसे आयशा से डांट भी पड़ी थी। इसी तरह विवेक के सारे प्लान बर्बाद हो गए। शाम के समय लिविंग हॉल में विवेक, नील और दीवानसी उदास चेहरे लेकर सोफे पर बैठे हुए थे। आयशा अभी भी रुद्र को डांट रही थी और बेचारा रुद्र डांट सुन रहा था। वैसे ही बैठे हुए ही विवेक के दिमाग में एक और आइडिया आता है। वो एकदम से तेज आवाज में कहता है, आइडिया। विवेक के आइडिया चिल्लाने पर नील उसे डांटते हुए कहता है, चुप कर, खबरदार जो तुम एक और आइडिया दिया तो सुबह से तेरे सारे आइडिया खराब है, उनमें से एक ने भी काम नहीं किया है। नील के डांटने पर विवेक भी कहता है, इसमें मेरी गलती नहीं है, मेरे सारे आइडिया बढ़िया थे। अब ये मेरी गलती है कि एकदम से तेज हवा चलने लगी, और सबसे बड़ी गलती तो रुद्र भाई आपकी है। 2 बार तो इन्होंने ही मेरा प्लान खराब कर दिया था। रुद्र की बात आने पर वो चारों रुद्र को देखने लगते हैं। जहाँ देवांशी के चेहरे के एक्सप्रेशन नॉर्मल थे, वहीं नील, विवेक और रायसा उसे खा जाने वाली नजरों से घूर रहे थे। सभी के इस तरह देखने पर रुद्र मासूम सा चेहरा बनाकर कहता है, अब इसमें मेरी गलती थोड़ी ना थी, मुझे क्या पता था तुम्हारा प्लान क्या है, और ना ही तुम में से किसी ने मुझे बताया था। देवांशी भी मासूमियत से कहती है, हाँ, रुद्र भाई की कोई गलती नहीं है, वो निर्दोष है। देवांशी को अपनी तरफ बोलता पाकर रुद्र एक स्माइल के साथ कहता है, बस एक मेरी प्यारी भाभी ही मेरे साथ है, बाकी तुम सब लोग कितने बुरे हो। भाभी आप सबसे बेस्ट हो। ऐसा रुद्र को डांटते हुए करिए, तुम अपनी बकवास बंद करो, और भाभी आप इनकी साइड लेना बंद कीजिए, इसमें सारी गलती तुम्हारी है। तुम्हें किसने बोला था कि तुम किचन में जाकर आग लगा दो ताकि सारे घर में फायर अलार्म बज जाए? सभी को लड़ता देख विवेक उन्हें शांत करते हुए कहता है, पहले तो आप सभी लड़ना बंद करो और मेरा आइडिया सुनो, ये पक्का 100% काम करेगा। ओके, विवेक सभी को अपने पास बुलाकर अपना आइडिया बताता है। डिनर के बाद रुद्र भाई आप अबीर भाई को बिजी रखेंगे, आयशा भाभी आप देवांशी भाभी को तैयार करेंगे, फिर मैं और नील विवेक उन्हें सारा प्लान समझा देते हैं। विवेक का प्लान सुन सभी के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। तभी देवांशी डरते हुए कहती है, नहीं, हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, पिछली बार उन्होंने हमें अपने कमरे से बाहर निकाल दिया था और वो बहुत चिल्ला भी रहे थे, हमसे ये नहीं हो पाएगा। देवांशी को डरता देख आयशा उसे समझाते हुए कहती है,
भाभी ऐसा कुछ नहीं होगा, इस बार अबीर आपको कमरे से बाहर नहीं निकालेगा। पहले की सिचुएशन अलग थी और अब की सिचुएशन अलग है। दिवांशी अभी भी डरते हुए कहती है, लेकिन सिचुएशन अलग होने से क्या होता है, वो रहेंगे तो वही ना। दिवांशी को ना करता देख सभी मिलकर दिवांशी को समझाने लगती है। सभी के इतना कहने पर दिवांशी हार मानते हुए कहती है, ठीक है हम इसके लिए तैयार है, लेकिन वो फिर से हम पर चिल्लाए और हमें रूम से बाहर निकाल दिया तो। भाभी आप चिंता मत कीजिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। और आप पहले ये बताइए कि आप अभी भाई को उनके नाम से क्यों नहीं बुलाती, आप उन्हें वो क्यों कहती हैं। नील कहता है, वो हमसे काकी कहती थी कि एक पत्नी कभी भी पति का नाम नहीं लेती, नहीं तो पाप लगता है, इसीलिए हम उनका नाम नहीं लेते। देवांशी कहती है। देवांशी की बात सुनकर विवेक हंसते हुए कहता है, भाभी आप तो 90 की सती सावित्री जैसी बातें कर रही हैं। आजकल तो ये सब नॉर्मल हो गया है। लेकिन देवांशी कोई जवाब नहीं देती। उसके बाद वो सभी अपने प्लान को पूरा करने के लिए निकल जाते हैं। डिनर के समय सभी लोग एक साथ मिलकर डिनर कर रहे थे। डिनर फिनिश करने के बाद रुद्र प्लान के अनुसार अबीर को अपने साथ ले जाता है। आयशा भी देवांशी को अपने साथ ले जाती है और नील और विवेक अपना काम करने चले जाते हैं। आयशा देवांशी को अपने साथ अपने रूम में लाती है। रुद्र भी अबीर को कोई ज़रूरी बात का बहाना करके अपने साथ ले जाता है। 1 घंटे बाद आयशा के रूम में आयशा ने देवांशी को बहुत अच्छे तरीके से तैयार किया था। इस समय देवांशी ने एक रेड कलर शिफॉन की साड़ी पहनी थी, डीप नेक ब्लैक ब्लाउज पहना हुआ था। आयशा ने देवांशी के बालों को खुला छोड़ा हुआ था, आंखों में काजल, होठों पर पिंक लिपस्टिक, चेहरे पर हल्का सा मेकअप, नाक में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, कानों में मीडियम साइज मैचिंग ईयररिंग, हाथों में चूड़ी। आज देवांशी सच में एक नई नवेली दुल्हन लग रही थी। आयशा धीरे से देवांशी को अपनी आंखें खोलने को कहती है। देवांशी धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। अपने आप को मिरर में देख देवांशी को विश्वास नहीं हो रहा था कि वो ये है। देवांशी हल्के से अपने चेहरे को छूते हुए कहती है, ये मैं हूँ। देवांशी बच्चों जैसी बात सुन आयशा एक स्माइल के साथ कहती है, भाभी ये आप ही है। तभी रूम का दरवाजा ओपन होता है। नील और विवेक रूम में एंटर करते हुए कहते हैं, हमने हमारा काम कर दिया। उनकी आगे की बात उनके मुंह में ही रह जाती है। वो दोनों अपने मुंह खोलकर बस दीवानसी को ही देख रहे थे। विवेक अपनी आंखें मसलते हुए कहता है, वाह भाभी आप कितनी ब्यूटीफुल लग रही हो। अबीर भाई को तो आपको देखकर हार्ट अटैक ही आ जाएगा। विवेक के इस तरह तारीफ करने पर दीवानसी की गाल शर्म से लाल होने लगते हैं। उन्हें रोकते हुए कहती है, तुम दोनों ने अपना काम कर दिया। विवेक और नील अपना सर हाँ में हिला देते हैं। आयशा देवांशी को लेकर अभी के रूम के सामने आती है। वो देवांशी से कहती है, भाभी जैसे जैसे मैंने कहा है आपको वैसा ही करना है, ओके। अब आप अंदर जाओ। देवांशी को थोड़ी घबराहट तो महसूस हो रही थी, लेकिन फिर भी वो रूम में चली जाती है। तीनों भी वहां से चले जाती है। फर्स्ट फ्लोर के स्टडी रूम में अभीर और रुद्र बैठे हुए थे। रुद्र अपनी घड़ी में टाइम देखते हुए कहते हैं, अच्छा भाई अब आपको जाना चाहिए, आखिरी रूम में भी कोई आपका इंतजार कर रहा है। आखिरी लाइन रुद्र ने धीरे से कही थी, क्या तुमने अभी कुछ कहा? अबीर अपनी शांत आवाज में पूछता है, नहीं भाई मैं तो क्या कह रहा था कि बहुत लेट हो गया है, तो आपको अपने रूम में जाकर आराम करना चाहिए, मैं भी चाह रहा हूँ। अपनी बात खत्म करके रुद्र रूम से बाहर निकल जाता है। कुछ समय बाद अबीर भी रूम से बाहर निकलकर सीढ़ियों से होते हुए अपने रूम की तरफ जाने लगता है। अपने रूम के सामने पहुंच अभी रूम का दरवाज़ा ओपन करने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन उसे कुछ अजीब महसूस होता है। पर वो इन सब बातों को इग्नोर करके रूम का डोर ओपन करता है, लेकिन रूम को देख कबीर की भौंपें सिकुड़ जाती है। पूरे रूम की लाइट ऑफ थी, चारों तरफ कैंडल जल रही थी, जिनसे पूरे रूम में हल्की हल्की रोशनी हो रही थी। साथ ही में एक धीमी सी खुशबू फैली हुई थी। बेड पर गुलाब फैले हुए थे। अभी धीरे से रूम में एंटर कर रूम का गेट लॉक कर देता है। अभी पूरे रूम में नजर घुमाकर देखता है, लेकिन उसकी नजर एक जगह पर टिक जाती है। इस समय दिमागी सोफे पर झुकी हुई बैठी थी, लेकिन किसी के रूम में आने की आहट सुन वो सोफे से खड़ी हो जाती है। अभी जब देवांशी को लाल साड़ी में किसी नई नवीली दुल्हन की तरह तैयार देखता है, तो उसे देखता ही रह जाता है। अभी चाहकर भी अपनी नजरें देवांशी से नहीं हटा पा रहा था। आज देवांशी की खूबसूरती को देख अभीर का मन कर रहा था कि वो देवांशी को इस दुनिया से छिपाकर हमेशा के लिए अपने पास रख ले। अभीर अभी इन्हीं सभी बातों को सोच ही रहा था, तभी देवांशी के हाथ में पहनी हुई चूड़ियां, जो देवांशी की घबराहट से हाथ हिलने के कारण हिल रही थी, उनकी आवाज से वो अपने सेंस में आता है। और अभीर अपने चेहरे के एक्सप्रेशन को सख्त करके कहता है, ये सब क्या है? और पूरे कमरे में ये फूल और कैंडल क्यों है? देवांशी जो अभीर से कुछ कहने की हिम्मत जुटा रही थी, अभीर की इतनी सख्त आवाज सुनकर वो डर जाती है। देवांशी हकलाते हुए कहती है, वो ये वो क्या लगा रखा है? आगे भी कुछ बोलोगी या नहीं? देवांशी को वो करता देख अभीर टोकते हुए कहता है, और ये सब
तामझाम तुमने किया है? देवांशी अबीर के पूछने पर अपना सर ना में हिलाती है तो अबीर अपनी आईब्रो ऊपर करके उसे घूरता है। अबीर के घूरने पर देवांशी अपना सर हाँ में हिलाती है, लेकिन ये सब हमने अकेले नहीं किया है। इसमें आयशा दी और नील और विवेक भाई ने हमारी मदद की है। देवांशी जल्दी से कहती है, और मैं पूछ सकता हूँ तुमने ये सब क्यों किया? अबीर देवांशी को घूरते हुए ही कहता है, वो हमें आपसे माफी मांगनी थी इसीलिए। देवांशी वापस अपना सर नीचे करके कहती है, और तुम्हें मुझसे माफी क्यों मांगनी थी? अबीर कहता है। देवांशी अपनी उंगलियों को एक दूसरे में फंसाते हुए कहती है, वो कल आप हमारी वजह से नाराज हो गए थे ना, इसीलिए तो तुमने ये सब कुछ किया है, क्योंकि तुम्हें लगा मैं तुमसे नाराज हूँ। अबीर देवांशी से अपनी भारी आवाज में पूछता है। तो देवांशी अपना सर हाँ में हिला देती है। तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं तुमसे नाराज हूँ? अबीर पूछता है। वो कल आप गुस्सा हो गए थे, फिर आपने रात को भी हम पर चिल्लाया, तो हमें लगा आप हमसे नाराज है। देवांशी अपनी सफाई देते हुए कहती है, मैं तुमसे कोई नाराज नहीं हूँ। तो तुम अपना ये नाटक बंद करो और कमरे को साफ करो। पूरे कमरे में क्या गंदगी फैली हुई है। अबीर की ये कहने की उसे नाराज नहीं है। देवांशी के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। देवांशी खुशी से पूछती है, क्या आप सच में मुझसे नाराज नहीं है? अबीर अपना सर बस हाँ में हिला देता है। अबीर अपने मन में कहते हैं, पागल लड़की। अबीर तुरंत ही कमरे से बाहर बालकनी में चला जाता है। अबीर अपने सीने पर हाथ रख अपनी धड़कनों को चेक करता है, जो बहुत तेज चल रही थी। देवांशी का वो लाल साड़ी में सामने आना, जिसमें से दिखता हुआ उसकी वो मक्खन जैसी पतली कमर, ऊपर से देवांशी की वो मासूम स्माइल, जिसे देखकर तो अबीर की हालत ही खराब हो रही थी। ये अबीर ही जानता था आखिर उसने अपने आप को कैसे कंट्रोल किया था। इस समय बाहर का मौसम बहुत ही शांत था, ना ही कोई हवाएं चल रही थी, ना ही कोई आवाज, लेकिन अबीर को अपने अंदर उतना ही तूफान उठते हुए महसूस हो रहा था। अबीर अपनी जेब से एक सिगरेट का पैकेट निकाल उसकी कस लेते हुए अपने मन में देवांशी की कही हुई बातों को सोचता है। क्या उसे मेरे नाराज होने से फर्क पड़ता है? लेकिन मैंने जो उसके साथ किया, उसके बावजूद भी उसे मेरी चिंता है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? अबीर को यहाँ आने से पहले अपनी और रियांस के बीच की बातचीत याद आती है। फ्लैशबैक। अबीर अपने कैबिन में बैठे हुए ऑफिस का काम कर रहा था, तभी उसकी कैबिन का डोर नॉक होता है और रियांस अपने हाथ में एक फाइल लिए कैबिन में एंटर करता है। रियांस के पास आकर उसकी टेबल पर फाइल को रखते हुए कहता है, मुझे उस दिन की सीसीटीवी फुटेज मिल गई है। तुझे मालूम है कितनी मुश्किल से लाया हूँ, और मैंने कहा था भाभी ने कुछ नहीं किया है। ये उसकी ही सबूत है। अब तू भी एक बार इसे देख, ताकि तूने अपनी आंखों पर जो एक झूठ की पट्टी बंधी हुई है वो खुल जाए। रियाज अबीर को एक पेन ड्राइव पास करते हुए अबीर उस पेन ड्राइव को अपने लैपटॉप में लगाकर ओपन करके देखता है। उस पेन ड्राइव में एक वीडियो थी। अबीर उस वीडियो को ओपन करता है। ये वीडियो उसी दिन की होटल की थी। उसमें साफ साफ दिख रहा था किस तरह अबीर लड़खड़ाते हुए अपने रूम में एंटर करता है। अबीर के रूम में एंटर करने के बाद देवांशी लड़खड़ाते हुए कदमों से उस कॉरिडोर में आती है। देवांशी के कदम लड़खड़ा रहे थे, उसका पूरा चेहरा लाल था। वो किसी से बचकर भाग रही थी। देवांशी सभी रूम के दरवाजे को नॉक कर रही थी। वो जैसे ही अबीर की रूम का दरवाजा नॉक करती है, रूम का डोर ओपन होता है और वो एक हाथ देवांशी को अंदर खींच लेता है। कुछ समय बाद एक मोटा आदमी अपने एक गार्ड के साथ देवांशी को ढूंढते हुए वहां आता है। उस फुटेज को पूरा देखने के बाद अबीर अपने लैपटॉप को बंद कर देता है। रेहान अबीर को अभी भी इतना शांत देख कहता है, अबीर तूने देख लिया, उस दिन भाभी की कोई गलती नहीं थी। वो तो बस अपने आप को बचाने के लिए तेरे दरवाजे पर आई थी, और इसके बाद भी तूने भाभी को कितना टॉर्चर किया है, पर उन्होंने कुछ नहीं किया। अबीर इसमें अगर किसी की कोई गलती है तो वो सिर्फ तेरी है। लेकिन अबीर अभी भी कुछ नहीं बोलता है। अबीर को अभी भी इतना शांत देख रेहान गुस्से से कहता है, अबीर तू इतनी शांति से क्यों बैठा है? तुझे तो जाकर भाभी से माफी मांगनी चाहिए। उस फुटेज को पूरा देखने के बाद अबीर अपने लैपटॉप को बंद कर देता है। रियांस अभी भी इतना शांत देख कहता है, अबीर तूने देख लिया, उस दिन रियांस गुस्से से कहता है, अबीर तू उतनी शांति से क्यों बैठा है? तुझे तो जाकर भाभी से माफी मांगनी चाहिए। अबीर गुस्से से अपना हाथ टेबल पर मारते हुए कहता है, अबीर सिंह ओबरॉय कभी किसी से माफी नहीं मांगता। रियांस अबीर को समझाते हुए कहता है, लेकिन अबीर इसमें तेरी गलती है, तुझे भाभी से माफी मांगनी चाहिए। रियांस अबीर को समझाते हुए कहता है, लेकिन अबीर इसमें तेरी गलती है, तुझे भाभी से माफी मांगनी चाहिए। गेट लॉस्ट, अभी तेज आवाज में कहता है। रियांस एक बार और सोचने को बोलकर कैबिन से चला जाता है। अब सिर्फ कैबिन में अबीर अकेले ही मौजूद था। अबीर बालकनी में खड़े होकर इन्हीं बातों को सोच रहा था। इस बीच अबीर ने ना जाने कितनी ही सिगरेट खत्म कर दी थी। अबीर अभी अपने ख्यालों में ही था, तभी उसे पीछे से किसी के खांसने की आवाज आती है। अबीर पलटकर देखता है तो आसपास सिगरेट का धुआं होने के कारण देवांशी को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी।
अबीर तुरंत अपने हाथ में मौजूद सिगरेट को बुझाकर दीवानसी के पास आता है। अबीर दीवानसी को वापस कमरे में लाकर बेड पर बिठाता है। अबीर दीवानसी को अपने हाथों से पानी पिलाता है। इस बीच दीवानसी की नजर अबीर के चेहरे पर थी, जिस पर अपने लिए केयर साफ देख सकती थी। दीवानसी को पानी पिलाने के बाद अबीर पानी के गिलास को वापस टेबल पर रख देता है। अबीर वापस दीवानसी की तरफ मुड़ते हुए सवाल करता है, हाँ तो तुमने आज ये सब क्यों किया? क्या आप सुबह के बारे में पूछ रहे हैं? मैंने बताया तो मुझे लगा आप मुझसे नाराज है। सिर्फ इसीलिए, देवांशी कहती है, तुम्हें मेरे नाराज होने से फर्क पड़ता है? अबीर के पूछने पर देवांशी अपना सर हाँ में हिला देती है। क्यों? वो काकी कहती थी एक पत्नी का फर्ज होता है हमेशा पति को खुश रखना, पति की सारी बातें मानना, पति का ख्याल रखना। ये सब कहते हुए देवांशी के चेहरे पर बच्चों जैसी खुशी थी। देवांशी की बातें सुनकर अबीर अपने मन में ही सोचता है, तो ये बेवकूफ़ लड़की किसी बूढ़ी औरत की बातों को मान रही है और मुझे लगा कि ये मुझसे, खैर छोड़ो। वैसे ये काकी कौन है? अबीर पूछता है। हमारी देखभाल करती थी और हमसे अच्छे से बात भी करती थी। अच्छे से बात करती थी? इसका क्या मतलब है? क्या ये पहले जहाँ रहती थी लोग वहाँ इससे अच्छा बिहेव नहीं करते थे? अबीर अभी इन्हीं सभी बातों को सोच रहा था, तभी उसे दीवानसी की घबराई हुई आवाज़ सुनाई देती है। आप बदल चुके हैं। आप पहले मेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहते थे। आप मुझे पनिशमेंट भी देते थे और आपको मेरा बोलना या हँसना भी पसंद नहीं था। लेकिन अब आप वैसा नहीं करते। आप अब मेरी केयर करते हैं। मुझे पूरे घर का काम भी नहीं करना पड़ता। आपने मेरे लिए नए कपड़े भी खरीदे। इसका मतलब आप अच्छे हैं। काकी कहती थी कि जो लोग हमारी बिना स्वार्थ के मदद करते हैं वो अच्छे होते हैं। देवांशी की बातों को सुनकर अबीर को एक बार फिर से अपने दिल में गिल्ट का एहसास हो रहा था। उसे याद था वो किस तरह से देवांशी से सारा घर का काम कराता था, उस पर चिल्लाता था। यहाँ तक उसने उसके पीछे जैकी तक को छोड़ दिया था और देवांशी ने उसके यह सारे जुल्म बिना कोई शिकायत किए झेले थे। और इतना सब करने के बाद भी आज वो उससे अच्छा कह रही थी, तो मैं एक अच्छा इंसान हूँ। अबीर अपनी आवाज़ को जितना वो नर्म कर सकता था उतना नर्म करके वो दीवानजी से बात कर रहा था। शायद ही अबीर ने अपनी लाइफ में किसी से इतनी नरमी से बात की होगी। अबीर के पूछने पर दीवानसी जल्दी से चेहरे पर बड़ी सी स्माइल के साथ अपना सर दो बार में हिला देती है। दीवानसी की वो क्यूट स्माइल देख अबीर के दिल की धड़कनें एक बार फिर उसके काबू से बाहर हो रही थी। फ्रेंड्स, अब कहानी रोज़ अपलोड होगी, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट ज़रूर कर देना और आपको कहानी कैसी लग रही है हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।